सीरीज है कोविड-19 इन यूनानी मेडिसिन, सीरीज ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज। फरवरी से हम लोग जनवरी के माह से हम लोग चला रहे हैं ये कंटिन्यूअस। कोविड-19 के तीसरे हम लोग जो वेव है उस वेव से गुजर रहे हैं। उस दौरान दो तरह की एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं। एक एक्टिविटीज है जो हम लोग अवेयरनेस लेक्चर करते हैं ओपीडी प्रेमिसेस में, जहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे पेशेंट के लिए और फिर उनके अटेंडेंट जो होते हैं उनके लिए, फिर जो डॉक्टर से हमारा और जो हेल्थ ग्रुप है उन सब के लिए। दूसरा जो लेक्चर सीरीज है हमारा, लेक्चर सीरीज में हम लोग कोविड-19 पे जिनका भी काम है पूरे इंडिया से, वेदर लिटरेरी वर्क हो या फिर उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर्स लाए हों या फिर कुछ जो शानदार कुछ चीज़ें, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो की, वो सारी चीज़ों को हम लोग गैदर करते हैं इसमें। तो आज के लेक्चर में जो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे गेस्ट लेक्चर हैं वो डॉक्टर शारिक शमसी साहब हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सैदला फार्मेसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर। और जो उनका टॉपिक है, आज का टॉपिक है यूनानी ड्रग फॉर वबा, एपिडेमिक अ रे ऑफ होप फॉर कोविड-19। डॉक्टर शारिक शमसी यूनानी ड्रग्स फॉर वबा पेंडेमिक पे आज प्रेजेंटेशन देंगे। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदबिया, अजमल खातिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वहीं से आपने यूजी भी किया है। पिछले 12 साल से हैज 12 years of post graduate teaching experience in research experience in नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। ये उनको क्रेडिट जाता है कि वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का सदला डिपार्टमेंट है उसके एस्टैब्लिशिंग फैकल्टी में है आप। उस डिपार्टमेंट की एचओडी है प्रोफेसर रूही जमा मैम। वो डिपार्टमेंट बहुत ही लेट से एनआईएम में आया, लेकिन फिर भी जो उसकी अचीवमेंट्स है वो बहुत ही रिमार्केबल है, इस सेंस में कि इस डिपार्टमेंट के लैब्स बहुत बेहतरीन है। क्वालिटी कंट्रोल लैब यूनिट जो है बहुत अच्छा है, कंपाउंड फॉर्मुलेशन यूनिट है वो भी बहुत अच्छा है, इल्मुल तकलीस यूनिट है जो बहुत यूनिक है वहाँ का, बहुत इक्विप्ड है लैब्स जो एनालिटिकल टूल्स एंड फार्मास्यूटिकल मशीन्स को भरे पड़े हैं लैब, जिसमें लाइफोलाइजर मशीन्स हैं, टैबलेट्स के डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स हैं, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स है, कैलोरीमीटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक पैल, मैग्नेटिक स्टीरर, डिह्यूमिडिफायर, ढेर सारे दर्जनों इसमें बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो जिसके थ्रू इस पे काम हो रहा है। ये डिपार्टमेंट को क्रेडिट हासिल है कि वेरियस डोजेस फॉर्म को तब्दील करना, उसको रिसर्च में के थ्रू प्रूवन करने में इनका बड़ा लीडिंग रोल रहा है यूनानी मेडिसिन का। जो नई डोजेज हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसका। और एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें 2 न्यू यूनिट, कॉस्मेटोलॉजी सेक्शंस उसकी लेबोरेटरी एंड सेपरेट यूनिट फॉर तकलीस एंड माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, ये बहुत जल्दी इसमें आने को। जो हमारे आज के गेस्ट लेक्चर हैं वो जैसा मैंने बताया कि 12 साल का उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लगातार पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में टीचिंग एंड ट्रेनिंग में वो रिसर्च में वो जुड़े रहे हैं। वो चूंकि एस्टैब्लिशिंग फैकल्टी है उस डिपार्टमेंट के। एक बुक जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनानी ड्रग्स, क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, शारिक शमसी साहब की ये बुक आई है, बहुत यूनिक है। इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, क्रोमेटोग्राफिक की जो आधे दर्जन टेक्निक्स है वो बहुत एलोरेटिव वे में इसको बताया गया है इसमें। और यूनानी की पहली बुक है जो इस तरह से इस टॉपिक को वो छूती हुई निकल रही है। हालांकि ये पहली बुक है लेकिन फिर भी बहुत ज़कीम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे। तो खास के पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो इसको इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन पब्लिशर है इसका। उसके साथ साथ 20 के आसपास जो थीसिस एंड डिसर्टेशन इनके अंडर सर के अंदर हो चुका है। 60 रिसर्च पेपर्स हैं जो इंडिया के डिफरेंट, इंडिया और नेशनल इंटरनेशनल डिफरेंट रिप्यूटेड जर्नल्स जिसके इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही अच्छे हैं, उसमें आपके रिसर्च पेपर हो चुके हैं। खास के वो रिसर्च जर्नल्स जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, रेलिवेंट रिसर्च जर्नल्स। आप रिव्यूअर और रेफरी भी हैं जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में, जो एल्सेवियर साइंस इसको पब्लिश करता है। और दूसरा एक जर्नल है जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोअलाइड साइंस, जो पबमेड में इंडेक्स है, उसके भी आप रिव्यूअर हैं। आपने नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, 25 से ज्यादा। जो मेजर एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है उनका, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 2020 में उनको ड्रग रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, जिसमें तब के हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो अभी भी हैं श्री राजनाथ सिंह ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 को अवार्ड दिया था इससे। तो ये एक छोटा सा तारुफ था हमारे आज
जो गेस्ट लेक्चर हैं, मैं उनको मधु करने के लिए जो आज उन्होंने वक्त निकाला, हालांकि NIM में भी 2-3 एक्टिविटीज चल रही है जिसमें हमको ज्वाइन करना है, तो मैं इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन से सुप्रिटेंडेंट हमारे प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, जिनका एक रिसर्च एक्सपीरियंस का फील्ड है, उन्होंने CCRM में भी काम किया, फिर बिहार के रिसर्च यूनिट में भी काम किया, और अभी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आप HOD हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं हमारे कॉलेज के। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि सर, जो आज के हमारे गेस्ट लेक्चर जिनका हो रहा है डॉक्टर शारिक संसी साहब का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर को इनवाइट करें। प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब। Okay. So, my today's topic is Unani drugs for Waba epidemic, a ray of hope for COVID-19. ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया? ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया कि जब 2019 में COVID-19 आया, उस टाइम भी और अभी 2022 चल रहा है, इस टाइम भी कोई पॉसिबल थेराप्यूटिक एजेंट्स या मेडिसिन ट्रीटमेंट किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, खासतौर से मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल नहीं है, अभी तक भी नहीं है। तो हम अपने लिटरेचर पे गए, अपने लिटरेचर पे हमारी अतिब्बा ने जो वबा के दौरान जो बहुत सारी दवाएं यूज करी, चाहे वो वबा हुमियात वबाई के नाम से उन्होंने लिखा है, चाहे नज़ला वबाई के नाम से लिखा है, तो उन दवाओं को मैंने स्टडी किया, और उन दवाओं को स्टडी करने के बाद मैंने रिसर्च करी मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से, मॉडर्न लिटरेचर के हिसाब से, मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से, कि आया कि वो दवाएं जो अतिब्बा ने हमारे यूज करी थी वो यूजफुल हो सकती हैं COVID-19 में या नहीं हो सकती हैं। तो इस लिहाज से मैंने इस टॉपिक को चुना। तो हम स्टार्ट करते हैं। What is COVID-19? A little bit about COVID-19. What is COVID-19? So COVID-19, as you all know, that this is a respiratory pandemic, and it is like SARS coronavirus. What is SARS? Severe acute respiratory syndrome. Okay. So as I already told, that due to the lack of understanding of the mechanism of pathogenesis, हमें इसकी पैथोजेनेसिस बिल्कुल नहीं मालूम थी जब ये स्टार्ट हुआ, इसी वजह से an effective therapeutic option is unavailable. At present, the entire world is dealing with it, and hence there is an immediate need to develop strategies that can be implicated in COVID-19 therapeutics. So, इस लिहाज से, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है और पूरी दुनिया परेशान है इस पेंडेमिक से, तो इस वजह से हम अपनी दवाओं को, जो कि यूनानी सिस्टम मेडिसिन में बार बार लिखी गई हैं वबा के दौरान यूज करने के लिए, बार बार लिखी गई हैं इन द सेंस ऑफ फ्यूमिगेशन। मतलब हमारे यहाँ जब मैंने स्टडी किया लिटरेचर, तो हमारे लिटरेचर में मुझे मिला कि फ्यूमिगेशन की दवाएं भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जिनको हम धूनी के तौर पर उस दौरान इस्तेमाल किया करते थे। हमारे अतिब्बा, हमारे यूनानी फिजिशियंस उस दौरान धूनी करके जब भी वबा फैलती थी तो उन दवाओं की धूनी देते थे ताकि वबा के असरात कम होते थे और खत्म हो जाते थे, या एज अ स्प्रेइंग एजेंट भी यूज करते थे। और बहुत सारी ऐसी दवाएं उन्होंने लिखी हैं जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे यूज करते थे, प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, प्रोमोशन ऑफ जनरल हेल्थ के तौर पे यूज करते थे। और इसके अलावा मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है वबा के दौरान कि किस तरह से हमें वबाई अमराज का मैनेजमेंट करना है। तो खास तौर से मैंने वो वबाई अमराज लिए हैं जो कि COVID-19 से रिलेटेड हैं। COVID-19 से रिलेटेड कौन से वबाई अमराज हैं? जो कि हमारी बुक्स में नज़ला वबाइया के नाम से लिखा हुआ है। नज़ला वबाइया, जिसको मॉडर्न एस्पेक्ट के जो हकीम थे उन्होंने इन्फ्लुएंजा भी लिखा है, और हुमियात वबाइया की भी दवाओं को मैंने देखा है और उनकी स्टडी करी है। तो जो इन दवाओं को मैं आपके सामने रखूंगा और उनके मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी रखूंगा कि हमारे अतिब्बा उनको यूज करते थे और वो प्रूव हुआ है कि उनकी एफिकेसी थी। जो रिसेंट रिसर्चेस के बाद प्रूव हुआ है उनकी एफिकेसी किस तरह से थी, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा था। तो ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस
के बारे में हम लोगों ने बहुत स्टडी किया। फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव अभी गई है, चल रही है। तो इस कोरोना वायरस के बारे में जो स्टडी हुआ उसके बारे में एक ये जो वायरस है सार्स कोरोना वायरस 2 इज ऑफ 29.9 kb इन साइज। ये जो बात है 29.9 kb इन साइज का ये वायरस है। हमने अभी तक सुना है कि हम पेन ड्राइव्स का साइज देखते हैं कि 132 GB साइज है, और अपने हार्ड डिस्क का साइज देखते हैं कि 1 TB साइज है। तो कोरोना वायरस का भी इसी तरह एक साइज है। जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको यहाँ रखा है कि द कंप्लीट जीनोम ऑफ द SARS-CoV-2 इज 29.9 kb इन साइज। और इसका जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने सब ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि इसके अंदर स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स निकले हुए हैं, कांटेनुमा स्ट्रक्चर हैं। ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर इसकी खुसूसियत है सार्स कोरोना वायरस की। ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर जो है, इसमें बेसिकली SARS कोरोना वायरस में द 4 मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है known as SARS coronavirus 2 are the spike surface glycoprotein S, a small envelope protein E, matrix protein M, and nucleocapsid protein N. Among those structural proteins, nucleocapsid protein N and spike protein S of SARS-CoV-19 are of significant importance. ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है पहले अपनी दवाओं को बताने से पहले, कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। बेसिकली स्पाइक्स इसके अंदर है और ये कैसे बॉडी को इफेक्ट करता है। तो बॉडी को ये इफेक्ट करता है ACE2 इनहिबिट सेल रिसेप्टर्स के जरिए से। ACE2 वाज नोन एज सेल रिसेप्टर फॉर SARS कोरोना वायरस। Similarly, SARS coronavirus 2 also uses ACE2 as an entry point receptor in the ACE2 expressing cells. Thus, it can be assumed that both targets are similar spectrum of cells. Now, we will discuss about the Unani system and epidemic. हमने सुना भी है और पढ़ा भी है हम सब ने। मेरे सामने जो ऑडियंस हैं वो PG स्कॉलर्स हैं और टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। हम इस बारे में जानते हैं कि यूनानी सिस्टम में एक वर्ड लिखा हुआ है वबा। तो वबा क्या है? वबा एपिडेमिक। जो पुराने जमाने में जितनी भी वबाएं आई हैं उनको हमारे अतिब्बा ने डिस्कस किया है, हमारी लिटरेचर में, हमारी किताबों में वो हर तरह से मौजूद है। तो इसमें मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है कि इब्न सीना, an eminent Unani physician, has quoted in his book Al-Qanun fi Tibb, the Canon of Medicine, that the epidemic or waba occur when asame khabisa, bad substances are present in the air, which draws a resemblance with the presence of microorganisms in the air as described in the conventional system of medicine. तो उस टाइम क्या था? माइक्रोस्कोप्स नहीं थे जब इब्न सीना मौजूद थे या जालिनूस मौजूद थे, राजी थे। उस टाइम माइक्रोस्कोप्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन उस टाइम भी हमारे जो अतिब्बा थे उन्होंने वबा का कंसेप्ट दिया, और वबा के कंसेप्ट देने के बाद ये बताया कि वबा क्या होती है और वबा कैसे फैलती है। तो as you can see here that Ibn Sina quoted that waba occur when asame khabisa are present in the air, which draws a resemblance with the presence of microorganisms in the air, as described in the conventional system of medicine. According to Ibn Sina, air and water are contaminated only after admixture of asame khabisa. He further adds to his statement that contamination can occur if the dead bodies of the people dying due to an epidemic are not disposed of properly. तो इतनी सारी चीजें वबा के बारे में हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं। इसके बाद दिस थ्योरी इज एडवोकेटेड बाय नंबर ऑफ यूनानी स्कॉलर्स। जो थ्योरी इब्न सीना ने दी, तो इस थ्योरी को नंबर ऑफ यूनानी स्कॉलर्स ने एडवोकेट किया।
इब्न सीना ने एक और कोट लिखा है कि एपिडेमिक्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड वन सिटी टू अनदर लाइक अ मैसेज की तरह फैलता है. The theories and observations closely resemble the contemporary knowledge of infections, जो प्रेजेंट नॉलेज है इन्फेक्शंस की, जो हम आजकल मॉडर्न लिटरेचर में या मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन कहें उसमें पढ़ते हैं. उसमें जो ये थ्योरी है इन्फेक्शंस की, वो डायरेक्टली कोरिलेट होती है, क्लोजली रिजेंबल करती है जो कंसेप्ट हमारे अतिब्बा ने, इब्न सीना ने दिया या राजी ने दिया, वो थ्योरी बिल्कुल एज इट इज है. हालांकि हमारे पास उस टाइम माइक्रोस्कोप्स नहीं थे जैसे कि मैंने बताया, और उस टाइम हमारे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या वायरस बैक्टीरिया को देख सकते. लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट आज जब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आए, उनकी जो थ्योरीज आई इन्फेक्शंस की, उससे क्लोजली रिजेंबल करता है. तो एपिडेमिक्स डिस्क्राइब्ड इन यूनानी एंशिएंट लिटरेचर इंक्लूड नज़ला वबाइया. जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिटरेचर में नज़ला वबाइया वबाई के नाम से भी लिखा हुआ है और हुम्मा वबाई के नाम से भी लिखा हुआ है, और बहुत सारी वबा है जिनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा डिस्कशन आज कोविड-19 पे है. और कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो ही सेम सिम्टम्स हैं तकरीबन जो नज़ला वबाई के तहत लिखे गए हैं. जैसे कि मैंने यहाँ कोट किया है कि मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 रिजेंबल नज़ला वबाई. Hence, in light of Unani literature, the treatment of COVID-19 can be managed with the drugs prescribed in Unani medicine for Nazla wabai, epidemic influenza. तो मेरा जो कंसेप्ट है यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन का और इसके ताल्लुक से मैंने रिसर्च भी करी है और पब्लिकेशंस भी हुए हैं. तो कंसेप्ट ये है कि जब मॉडर्न वर्ल्ड के पास कोविड-19 के दौरान कोई भी दवा मौजूद नहीं थी, तो हमें एज ए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो हमारा लिटरेचर बहुत ही रिच है और एक हजारों साल से एक दवाएं चली आ रही हैं और वबा के दौरान उनको यूज किया है, तो उन दवाओं को, खास तौर से जो दवाएं नज़ला वबाई में यूज हुई हैं, उन दवाओं को लेके मैंने एक रिसर्च किया. और ये प्रेजेंटेशन जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो ये प्रेजेंटेशन है. इसमें खास तौर से मैंने नज़ला वबाई की दवाएं ली हैं और कुछ हुम्मियात वबाई के तहत जो हमारे लिटरेचर में लिखी हुई हैं वो भी ली हैं. तो इन दवाओं को हम कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हकीम अजमल खान ने इन हिज बुक हाज़िक़ डिस्क्राइब्ड, कोट किया है, द कंसेप्ट ऑफ नज़ला वबाई मेंशनिंग द कॉज बीइंग एयर कंटेमिनेटेड विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस which gets inside the body when the person inhales. तो वबा के दौरान जो एपिडेमिक चला, पेंडेमिक चला, हमने देखा कि हमें पता था कि ट्रांसमिशन रेट, खासतौर से थर्ड वेव में ट्रांसमिशन रेट जब ओमिक्रॉन आया तो बहुत फास्ट था. तो ये अतिब्बा, जो हमारे अतिब्बा हैं, वो सारी चीज़ें मोर और लेस लिख चुके हैं. अगर हम स्टडी करें तो हमें वो सारी चीज़ें अपनी लिटरेचर में मिलती हैं. These diseases present with the symptoms such as fever associated with chills in some infected individuals, sore throat, dry cough, anorexia, nausea, vomiting, and may lead to pneumonia and gastrointestinal complications in severe cases. ये हकीम अजमल खान अपनी बुक हाज़िक़ में लिख रहे हैं नज़ला वबाई के केस में कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं. फीवर होता है विद चिल्स, सोर थ्रोट होता है, ड्राई कफ होता है, नोशिया, वॉमिटिंग, एंड मे लेड टू न्यूमोनिया, जो कि हमने सारे सिम्टम्स देखे, डेल्टा के केस में देखे, कोविड-19 के केस में देखे. तो इन सिम्टम्स को, कोविड-19 के सिम्टम्स को हमने नज़ला वबाई के सिम्टम्स से, जो हकीम अजमल खान साहब ने लिखे हैं या नजीबुद्दीन समरकंदी साहब ने लिखे हैं, उनसे कोरिलेट किया और ये पाया कि वो सारे के सारे सिम्टम्स मोर और लेस सिमिलर हैं. तो उनका जो उसूल इलाज था, उस वक्त जो वो उसूल इलाज यूज करते थे, जो दवाएं यूज करते थे, चाहे वो प्रिवेंशन के लिए यूज करते थे, चाहे ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे, चाहे फ्यूमिगेशन के लिए यूज करते थे, चाहे स्प्रे के लिए यूज करते थे, तो वो सारी दवाएं हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं
और उन पे रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी एक, जहां मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वहां पे भी पीजी चल रहा है। तो हम उन दवाओं को लेके अपने प्रोटोकॉल्स भी बना सकते हैं, अपने रिसर्च प्रोटोकॉल्स बनाए, अपने सिनॉप्सिस उस डायरेक्शन में हम वर्क कर सकते हैं। तो now this slide, you can see in this slide that the 13th century Persian scholar Najibuddin Samarkandi stated about a type of epidemic influenza in his treatise Al-Asbab wal-Alamat. The translated version of the same by the name of Sharai-Asbab mentions the disease by the name of Nazla Wabaiya. Again, जो मैंने बार बार डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग से, कि नज़ला वबाई के जो सिम्टम्स हैं, जिसको एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, ये सारे सिम्टम्स मोर और लेस सिमिलर हैं कोविड-19 के वेरियस स्ट्रेन्स, वेरियस जीनोम्स से। तो हम इन दवाओं को यूज कर सकते हैं। About Nazla Wabaiya, Samarkandi states that it is associated with fever. यहाँ पे समरकंदी, नजीबुद्दीन समरकंदी लिख रहे हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, नज़ला वबाइया के सिम्टम्स क्या हैं। तो नज़ला वबाई के सिम्टम्स के अंडर हेडिंग इन्होंने लिखा है कि इसमें फीवर होता है, स्नीजिंग होती है, सोर थ्रोट होता है, नेजल इरिटेशन होता है एंड मैलेस होता है, विद वीकनेस सेटिंग इन अर्ली डेज इन द डिजीज. It is further mentioned that the patient may also show signs of cough, diarrhea, and delirium, pleurisy, and pneumonia. You can see the important points, what has been mentioned in our literature. उन्होंने उस टाइम सारी चीजें लिखी हैं, फीवर से लेके न्यूमोनिया, लास्ट में न्यूमोनिया होगा, न्यूमोनाइटिस होगी इफ प्रेजेंट, और साथ में ये भी लिखा है कि अगर न्यूमोनिया मौजूद है प्रेजेंट, वर्सन्स द प्रोग्नोसिस। जो हमने सेकेंड वेव में देखा, डेल्टा जब चल रहा था उस टाइम प्रोग्नोसिस जो थी बहुत पुअर थी। तो वो प्रोग्नोसिस पुअर इसलिए थी क्योंकि जो जीनोम था उस टाइम डेल्टा, उसके जो स्पाइक्स प्रोटीन्स थे वो लंग्स को ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे, लंग्स में जाके इफेक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से न्यूमोनाइटिस हो रहा था, उसकी वजह से प्रोग्नोसिस बहुत प्योर थी और बेइंतहा डेथ हुई। बनिस्बत ओमिक्रॉन के जो स्पाइक्स प्रोटीन्स हैं, स्पाइक्स हैं, वो लंग्स को इस ओमिक्रॉन ने बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, बल्कि इसका जो इफेक्ट था, इसका जो असर था वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ही रहा, लंग्स पे बहुत ज्यादा नहीं गया। As now what I have already told that as the symptoms of the ongoing pandemic COVID-19 are similar to that of Nazla Wabaiya, we can say the Nazla Wabaiya also. Hence, an attempt has been made to analyze the treatment modalities mentioned in ancient literature in the light of modern techniques. In Al-Asbab wal-Alamat, the management of Nazla Wabaiya is done with anti-inflammatory, immunomodulatory, and antipyretic drugs. The ancient Unani scholars have been using herbal drugs orally or as fumigation of the environment to treat such type of epidemics. What I have already told you. यहाँ पे मैंने कुछ किताबों का रेफरेंस जो मैंने बताया भी है, उसका रेफरेंस मैंने स्कैन्ड फोटोग्राफ्स आप लोगों को दिखाने के लिए इस प्रेजेंटेशन में डाले हैं, क्योंकि हम बातें करते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम बुक्स पे नहीं जाते हैं और बुक्स खोल के नहीं देखते हैं। तो हम जब तक बुक्स खोल के नहीं देखते हैं तो हमें उतना यकीन नहीं होता है अपने लिटरेचर पे, अपने, क्योंकि जब तक आदमी खुद स्टडी नहीं करता है, खुद अपनी आंखों से देखता नहीं है चीजों को, तो उसे उतना यकीन नहीं होता है कि ये चीजें हमारे लिटरेचर में मौजूद हैं या नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे कभी आदमी यकीन करता है, कभी नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने कुछ जो अच्छी बुक्स हैं उनके स्कैन्ड फोटोग्राफ्स यहाँ पे प्रेजेंटेशन में डाले हैं, ताकि आप लोग भी देखें कि इन लोगों ने लिखा क्या है। तो ये फोटोग्राफ है हाजिक का, हकीम अजमल खान की। इसमें इन्होंने नज़ला जुकाम वबाई के बारे में लिखा है, इन्फ्लुएंजा
अयज़न बिल्लाह, जिस तरह के ताउन, हैज़ा और दीगर वबाई अमराज बाज़ अय्याम में वबा के तौर पर ज़ाहिर होकर दफ़ातन सदा जानों को लुक़्मा अजल बना देते हैं, तहक़ीक़ जदीद से ये बात साबित है कि नज़ला और ज़ुकाम का हमला भी बाज़ दफ़ा वबाई तौर पर होता है। तो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ें हमने अभी प्रेज़ेंट जो कोविड-19 की डिफरेंट वेव्स आई, ख़ासतौर से सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, उसमें देखी कि कितनी जानें एक साथ गईं, कितनी डेथ्स एक साथ हुईं। तो इस के असबाब में इन्होंने लिखा है कि हवा में एक समियत और जहरीले असर का पैदा हो जाना है, जो सांस लेने के साथ हवा के हमरा जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये मर्ज अक्सर जाड़ों में होता है। ये एक बात इन्होंने स्पेसिफिकली लिखी है, जो कि कोविड-19 के ताल्लुक से सही नहीं है, लेकिन ये उन्होंने उस टाइम नज़ला वबाइया के तौर पर लिखी थी। तो क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 हर मौसम में फैला, ज़्यादा चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है। तो इसके अलामात में इन्होंने लिखा है हकीम अजमल खान साहब ने कि पेशानी और कमर में दर्द होकर दफ़ातन मरीज़ को बुखार चढ़ जाता है। बाज़ मरीज़ों को ये बुखार लर्ज़े से होता है और बाज़ को बग़ैर लर्ज़े के आँखों और तमाम अज़लात जिस्म में दर्द मालूम होता है और दौरान सर की शिकायत होती है। गला दर्द करता है, आवाज़ बैठ जाती है, सीने पर बोझ होता है और तनाव मालूम होता है। खुश्क खाँसी होती है, सांस मुश्किल से आता है, मरीज़ की भूख ज़ायल हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोर और लेस सिम्पटम्स कोविड-19 के और जो नज़ला वबाई के केस में लिखे हुए हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहाँ इस बुक का रेफरेंस पेश करने का मकसद वही है कि आप डायरेक्टली जो भी मेरी ऑडियंस है इस टाइम जो मुझे सुन रही है, वो देख ले कि इन बुक्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि हर किताब हर जगह मौजूद नहीं होती है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की लाइब्रेरी में बेइंतहा किताबें मौजूद हैं। तो मैंने उन किताबों की स्टडी करी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, और उनकी स्टडी के बाद जब मैंने नज़ला वबाई और हमियात वबाई की स्टडी करी, तो उनके स्कैन फोटोग्राफ भी मैंने आपके सामने इस प्रेजेंटेशन में डाले हैं। इसके इलाज के तौर पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि मैं अभी आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, जो मैंने कंक्लूसिव स्लाइड्स बनाई हैं अलग से इन द टेबल फॉर्म। ये दूसरी बुक है ब्याज कबीर हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब की। इसमें इन्होंने इन्फ्लुएंजा के बारे में लिखा है कि इन्फ्लुएंजा गर्म नज़ला की किस्म है, नज़ला वबाइया, जिसके साथ बुखार होता है और बहुत से आदमी वबा इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इस मर्ज की खास अलामत यह है कि मरीज बहुत जल्द निहायत ज़ईफ और निडाल हो जाता है। उसूल इलाज इन्होंने लिखा है कि गर्म नज़ले की मानद है। इब्तदाई मर्ज में कुछ दवाएं इन्होंने जुशांदे के तौर पर बैदाना और नाब सपिस्ता लिखी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन दवाओं को मैं आगे अपने डिफरेंट स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा, जो मैंने इन किताबों से लिया है। ये इसमें भी इलाज बतौर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इसमें सॉरी ये एक दूसरी बुक है गना मना मिनहाजुल इलाज। इसमें भी हुमाए वबा के बारे में लिखा हुआ है कि हवा का फासिद होना और रदी कैफियत में तब्दील होना वबा कहलाती है। इफ यू कैन सी दैट के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंट जो हमारे यूनानी फिजिशियंस थे उनके रेफरेंस से दिया गया है कि रूफस ने कहा, अगर ज़माने वबा में एलवा 2 जुज़ और ज़ाफ़रान और मुरमक्की एक जुज़ को हस्ब दस्तूर 1 मिस्काल पानी मिली शराब एक औक़िया के हमरा इस्तेमाल किया जाए तो नाफ़े तरीन है। एलवा, ज़ाफ़रान और मुरमक्की। जालिनूस ने कहा कि अगर वबा के ज़माने में गिलर्मनी, सिरका और नमक का इस्तेमाल किया जाए तो भी नाफ़े है, और तिरियाक़ अफ़ाई का इस्तेमाल तो ऐसे ज़माने में अजीबुल असर शय है। तो इन किताबों के सारी किताबों का रेफरेंस मैंने यहाँ पे नहीं डाला है,
कुछ ही का स्कैन फोटोग्राफ्स आपके सामने पेश किया, लेकिन और बहुत सारी किताबें जिसको मैंने स्टडी किया हुमियात वबाई और नज़ले वबाई के तहत, और उसका जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसमें क्या है, क्या हमारे अतिबा कहना चाह रहे थे, वबा को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वबा का उसूल इलाज कैसे लिखा है, और वबा के प्रिवेंशन के लिए कैसे उन्होंने चीजें मेंशन की हैं अपनी बुक्स में, वो सारी चीजें मैंने एक कॉन्क्लूसिव बनाई हैं। तो जो किताबें मैंने इसमें रेफरेंस के तौर पर यूज करी हैं वो मोर देन 10 बुक्स मैंने यूज करी हैं, और उनकी एक कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट और कॉन्क्लूसिव प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो इस कॉन्क्लूसिव प्रेजेंटेशन में हमारे जो यूनानी फिजिशियंस थे वो क्या कहना चाह रहे थे, और उन्होंने वबा जब भी फैली, खासतौर से नज़ला की वबा या कोई भी बुखारी वबा फैली, तो उन्होंने किया, उसे मैनेज कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई विल स्टार्ट विद द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। जब भी वबा फैलती थी तो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाते थे। In this you can see that general measures of isolation, quarantine and distancing must be followed. अब यहाँ पे आप आइसोलेशन देख रहे हो, क्वारंटाइन देख रहे हो ना। तो क्वारंटाइन जो तरीका है, अभी कुछ लोगों ने अभी सुना जब कोविड-19 आया कि क्वारंटाइन भी कोई चीज होती है, तो व्हाट इज क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन को उन्होंने अंडरस्टैंड किया, स्टडी करी। तो लेकिन ये जो क्वारंटाइन का कंसेप्ट है, जैसे कि हम आप जानते हैं कि क्वारंटाइन का कंसेप्ट बहुत ओल्ड कंसेप्ट है जो यूनानी फिजिशियंस ने दिया हुआ है और हमारे लिटरेचर में मौजूद है। उन्होंने कहा कि आइसोलेट करें मरीज को, क्वारंटाइन करें, और डिस्टेंसिंग मस्ट बी फॉलोड, जैसे कि हम कोविड-19 में कर रहे थे रेगुलरली। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन सी हियर दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यूनिटी के तहत बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी डिस्कशन हुआ, बहुत सारे रिसर्च भी हुए। अभी कोविड-19 के आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ज़ेरे साया खास तौर से जैसे कि आपने भी सुना कि आमला, हलेला, बलेला को बहुत ज्यादा प्रोमोट किया गया, क्योंकि वो इम्यूनो रेगुलेटर्स हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं। तो उन दवाओं का इस्तेमाल किसी भी वबा के दौरान अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वो वबा आपको इफेक्ट असरअंदाज करेगी, कर भी सकती है, लेकिन कम करेगी। एक बहुत ज्यादा जो डिजीज एस्पेक्ट है वो आपके अंदर नहीं आएगा। और इसीलिए इस दौरान कोविड हमने बारहा सुना कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, अपने आयुष के ड्रग्स से, और उसमें यूनानी सिस्टम मेडिसिन की बेइंतहा ड्रग्स हैं, आमला, हलेला, बलेला, और बहुत सारी जवारिशात हैं, खमीरजात हैं जो हम इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिटरेचर में मौजूद है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। हम कैसे प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को, वो हमें देखना है। हाइजीन, मेंटेन हाइजीन, रेगुलर हैंड वॉश, जो हम बार बार कर रहे थे, रेगुलर हैंड वॉश, घर में घुसते थे तो हैंड वॉश करते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ आपको बताने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमारे लिटरेचर में मौजूद हैं। प्रोमोशन ऑफ जनरल हेल्थ, यहाँ पे मैंने एक कोट राजी का लिखा है जो राजी ने कहा कि पीपल हु आर फिजिकली एक्टिव एंड एक्सरसाइज रेगुलरली हैव अ लेसर ससेप्टेबिलिटी टू एपिडेमिक डिसीज। जो हमने देखा भी, तो ये कोट्स बताने के यहाँ पे रेफरेंस देने का मकसद ये है कि ये यूनानी फिजिशियंस ने ऑलरेडी लिख चुका है। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें सही से, या फॉलो करने लगें, तो हम एक लेवल तक इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं, इस एपिडेमिक को, पेंडेमिक को, कोविड-19 को कंट्रोल कर सकते हैं बाय आवर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बाय यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक दूसरा कोट यहाँ पे है इब्न सीना का,
those suffering from the underlying disease are said to be more susceptible during epidemics. ये हमने देखा, बार बार हमने सुना, चाहे वो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, कि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कोई कोमोर्बिडिटी है, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो वो सब लोग ज्यादा ससेप्टेबल थे बीमारी के लिए। और ये हमने अपनी आंखों से देखा। हर बंदे ने, जो डॉक्टर्स थे, जो भी हम जैसे फिजिशियन, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आप सब ने देखा कि ये सारी चीजें, डायबिटिक पेशेंट्स को जब डिजीज होती थी तो वो डिजीज एक वर्सन कंडीशन तक जाती थी, एक कॉम्प्लिकेशंस तक चली जाती थी, या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को होती थी तो उनकी कंडीशंस ज्यादा खराब होती थी बनिस्बत उनके जो फिजिकली एक्टिव थे लोग। इसमें बेसिक मेजर्स जो यूनानी फिजिशियंस ने हमें बताए हैं कि अवॉइड प्लेसेस वेयर एन एपिडेमिक इज स्प्रेड, हमें उस शहर में नहीं जाना है जहां पे एपिडेमिक फैला हुआ है। तो ये बहरहाल एपिडेमिक के लिए है। पेंडेमिक के ताल्लुक से, क्योंकि तकरीबन ये सारी दुनिया को इफेक्ट कर चुका था, ये एक अलग बहस है। तो कभी भी कोई भी एपिडेमिक फैले तो हमें उस शहर में नहीं जाना है, ये हमारे अतिबा इकराम ने बताया है, और उस शहर से नहीं जाना है। And the next important point here, what I have mentioned, that stay at well ventilated place. आप जहां भी रुके हुए हो, जहां भी, जो भी आपका घर है, जहां भी आप काम करते हो, तो आपको वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर वेंटिलेशन का आपने ख्याल रखा तो वबा के दौरान आपको चांसेस हैं कि आपको जो बीमारी है वो नहीं लगेगी, या लगेगी तो उन जगहों पे ज्यादा बीमारी लगती है जहां पे क्लोज्ड प्लेसेस, क्लोज्ड एनवायरमेंट्स होते हैं। And the third point here, what I mentioned is avoid unnecessary physical exercise. तो एक्सरसाइज तो करनी है, फिजिकली एक्टिव भी रहना है वबा के दौरान, लेकिन अननेसेसरी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिसको अवॉइड करना है। नाउ जो, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने डिफरेंट बुक्स स्टडी करी, उन बुक्स से मैंने जो देखा नज़ले वबाई, हमियात वबाई के तहत क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी दवाएं लिखी हुई हैं हमारे लिटरेचर में, और वो किस तरह से लिखी हुई हैं। तो ये मैंने एक टेबल फॉर्म में आपके सामने रखा है, डिफरेंट बुक्स से लिया हुआ लिटरेचर है। इनमें जो बुक्स मैंने रेफरेंस के तौर पर ली हैं, स्टडी करी हैं, किताबुल मंसूरी है, किताबुल मुख्तारात फी तिब है, अल कानून है, मिनहाजुल इलाज है, ज़खीरा ख्वारिज़म शाही है, अल अक्सीर है। तो इन 6 रेफरेंसेस से और इन 6 बुक से मुझे ये अंदाजा हुआ कि हमारे जो अतिबा इकराम थे उन्होंने वबा को कितनी अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है और कितनी अच्छी तरह उन्होंने मैनेज किया होगा उस टाइम जब वबाएं फैलती थीं, क्योंकि एक एक चीज उन्होंने स्पेसिफिकली लिखी है। तो मैंने स्टार्टिंग से, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टेबल बनाई है वो आप देख रहे हैं, हेडिंग, दैट इट इज द टेबल of sanitization of surrounding. It is the collective table which I made from these different books. In these different books, these drugs are written under the heading of sanitization of surrounding during the cases of waba. तो इसमें आप देख रहे हो कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो दवा है सिरका मैंने मेंशन किया है। तो इस सिरके के बारे में लिखा हुआ है कि इसका छिड़कना, इसका स्प्रे करना वबा के दौरान फायदेमंद होता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि कोई भी
चीज उस टाइम, क्योंकि मॉडर्न इन्वेंशंस नहीं थे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उनको नहीं पता था कि सिरका या अर्क गुलाब जो सेकंड पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है, या कुंदुर या काफूर आपको दिखाई दे रहा है, इनकी एक्टिविटीज क्या है। क्योंकि उस टाइम रिसर्च भी एक हाई लेवल पे नहीं पहुंची हुई थी कि इनके बारे में स्टडी करके पता लगाया जा सकता कि आया कि इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, जो इनका रेशनल है, रेशनल फॉर यूज, लॉजिकल लॉजिक क्या है इनको यूज करने की। तो उस टाइम वो सारी चीजें हमें पता नहीं थी, हमारे अतिबा इकराम को पता नहीं थी। लेकिन वो इन सारी चीजों को जो इस टेबल में आप देख रहे हो यूज करते थे सैनिटाइजेशन ऑफ सराउंडिंग के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से वबा के जो जरासीम है उसको मारने के लिए और वबा को खत्म करने के लिए उन्होंने ये अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ सिरका से, सिरके का स्प्रे लिखा हुआ है, छिड़कना डिफरेंट पार्ट्स पे, या अर्क गुलाब का भी स्प्रे लिखा हुआ है। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि अर्क गुलाब को जो आपके घर हैं या जो भी जगह जहां आप रह रहे हो वहां पे कर्टेन्स पे छिड़क दीजिए और वेरियस प्लेसेस पे आप छिड़क दीजिए, इस उससे जरासीम मर जाएंगे। तो ये एक चीज आप यहाँ पे टेबल में एक ये जो कॉलम देख रहे हो, ये मैंने मोड ऑफ एक्शन का कॉलम बनाया है, रेशनल फॉर यूज। क्योंकि उस टाइम मोड ऑफ एक्शन नहीं पता था, वो अपने तजुर्बे के बुनियाद पे ये दवाएं यूज करते थे और उनको फायदा हुआ, तो उन्होंने अपनी जो बुक्स हैं उसमें ये दवाएं मेंशन करी। अब मैंने क्या किया, मैंने उन दवाओं की एक अलग लिस्ट बनाई, जैसे कि आप ये लिस्ट देख रहे हो सैनिटाइजेशन ऑफ सराउंडिंग के तहत जो उन्होंने लिख रखी हैं, और इन दवाओं को स्टडी किया मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से। तो मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से भी मुझे ज्यादातर जो रिजल्ट्स मिले हैं वो ये मिले हैं कि हमारे अतिबा की जो दवाएं हैं जो वो यूज करते थे वो सही यूज करते थे। उनके वो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं कि दे वर राइट, रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं कि दे वर राइट। यहाँ पे आप देखिए कि इट इज प्रूव्ड एज एंटी माइक्रोबियल नाउ डेज। ये प्रूव पहले नहीं हुआ, उस जमाने में नहीं हुआ, बल्कि अभी हुआ। तो इसकी एक्टिविटी आप सर्च करोगे गूगल पे जाके या सिरके के बारे में सर्च करोगे तो आपको मिलेगी कि उसकी स्टडी हुई और स्टडी होने के बाद ये पता लगा कि उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पाई जाती है। और ये हमारे तिब्बा ने बहुत पहले वबा के दौरान लिखा है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे कंक्लूजन मैं देना चाह रहा हूँ, वो कंक्लूजन ये देना चाह रहा हूँ कि आवर यूनानी फिजिशियंस वाज राइट at that time what they were using for the sanitization of surrounding. They all these drugs are proved as antimicrobial, insecticidal or various under various mode of actions. यहाँ पे आप एक लंबी लिस्ट देख रहे हो, सिरका, अर्क गुलाब, कुंदूर, काफूर, अबहल, अंबर, ऊद, मस्तगी, संदल सफेद, खुश्त, जाफरान। ये एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में मैंने स्टडी करी और इनके अंदर ये सारी चीजें पाई। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंटेन डाइटरपिनॉइड्स, अबहल कंटेन डाइटरपिनॉइड्स। तो डाइटरपिनॉइड्स के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा डाइटरपिनॉइड्स जो है वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उनके अंदर एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो अबहल को वो यूज करते थे एज अ फ्यूमिगेशन। ये जो कॉलम आप देख रहे हो, स्टार्टिंग में दो चीजें मैंने स्प्रे के तौर पे जो मुझे मिली वो स्प्रे के तौर पे यूज करी जाती थी, और जो नीचे जो दवाएं लिखी हुई हैं वो फ्यूमिगेशन के तौर पर उस टाइम यूज करी जाती थी, वबा के दौरान धूनी के तौर पर यूज की जाती थी। तो उन दवाओं में क्या क्या है, कुंदूर, काफूर, अबहल, अंबर, ऊद, मस्तगी, संदल सफेद, कुश्त, जाफरान। और ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे मिली है, लाइक इसखर, संदरूस, मुरमक्की, वश तुर्की। मैं सारे की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन
इसका कंक्लूजन जो मुझे मिला है, इसका जो रिजल्ट मुझे मिला है, जो मुझे मिला है स्टडी करने के बाद, वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट ये मिला कि जो दवाएं उस टाइम यूज करी जाती थी सैनिटाइजेशन ऑफ सराउंडिंग के लिए, सैनिटाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, उन बेशतर दवाओं में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रूव हो चुकी है आज की तारीख में। अभी जो स्टडी हुई हैं, अभी क्या मतलब 1-2 सालों में या उससे पहले जब रिसर्च अपने ग्रोन अप पे था और रिसर्च चीजों की शुरू हुई, तो उस टाइम के बाद से जब ये बहुत सारी दवाएं ये प्रूव हो गई कि उनके अंदर या तो डाइटरपिनॉइड्स हैं या उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी है, इंसेक्ट रेपेलेंट एक्टिविटी है। तो ये अभी मैंने आपके सामने डिफरेंट बुक्स का जिक्र किया था, छह डिफरेंट बुक्स का, किताबों का जिक्र किया था। उसमें कुछ और मैंने, जब मैं सर्वे कर रहा था, स्टडी कर रहा था इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए और अपने रिसर्च के लिए भी, तो उसमें मैंने कुछ और जो बुक्स हैं वो स्टडी करी। जैसे कि हाजिर का मैं बता चुका हूँ, तिब्बे अकबर, किताबुल तयसीर, मौलिजात बुकरातिया, अल कानून, किताब मुख्तारात फित तिब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 different books are mentioned. हाजिर, तिब्बे अकबर, अल अक्सीर, ब्याज कबीर, ज़खीरा ख्वारज़म शाही, मिनहाजुल इलाज, किताबुल तयसीर, मौलिजात बुकरातिया, अल कानून, किताब मुख्तारात फित तिब। इन सब बुक्स को मैंने स्टडी किया और इन सब बुक से मैंने दवाएं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं वो लिखी हैं। और जो जैसे कि ये एक और लिस्ट है, क्योंकि इसमें आप जो दवाएं देख रहे हो, संदल सफेद, किब्रीत, ये भी सारी दवाएं फ्यूमिगेशन के तौर पर यूज होती थी। अतिब्बा इनको इस्तेमाल कराते थे, धूनी देते थे, कब? जब वबा फैलती थी। संदल सफेद, किब्रीत, काफूर, संदरू, सुंदुर, ऊद, कुस्त, कलौंजी, सिरका, बाखला, सबूस, इसमें से बहुत सारी एक्टिविटी जो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रूव हो चुकी है आज की तारीख में। रिडक्शन ऑफ एयरबोर्न बैक्टीरिया, आप देख रहे हो कि मुझे बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिले अपने रिसर्च के दौरान, अपने इस पावर पॉइंट को बनाने के दौरान, कि ये जो दवाएं अतिबा ने मेंशन करी हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही सोच समझ के वो यूज कर सकते। इंसेक्टिसाइडल्स हैं, कंटेन डाइटरपिनॉइड, डाइटरपिनॉइड्स के बारे में मैंने बताया कि डाइटरपिनॉइड्स के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। तो ये तो हो गई बात फ्यूमिगेशन की और स्प्रे की। अब मैं आता हूं, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ प्रोटेक्टिंग ड्रग्स ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। तो हेल्थ प्रोटेक्टिंग ड्रग्स अतिबा क्या क्या यूज करते थे उस टाइम, कभी कोई भी वबा फैलती थी। तो ये आप देख रहे हो जाफरान, 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 आप देख रहे हो अनार, आप देख रहे हो सुमाक, इमली, हलेला, मुरमक्की, सिब्र। ये सारी दवाएं जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वबा के दौरान उन्होंने यूज करी हेल्थ प्रमोशन के लिए। और इनकी जब मैंने स्टडी करी मॉडर्न लिटरेचर में, मॉडर्न रिसर्च में, कि इनके बारे में कुछ रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, तो जाफरान के बारे में, अनार के बारे में, तमाक के बारे में, इमली के बारे में, और इसी तरह से जो आप देख रहे हो, मुझे तकरीबन सारी दवाओं के बारे में रिसर्च मिली। और ये प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ, कि हमारे यूनानी फिजिशियंस, हमारे जो अतिबा इकराम थे, उनकी जो मेहनतें थीं वो बहुत ही काबिल दीद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। क्योंकि मॉडर्न रिसर्च उन सारी चीज़ों को प्रूव कर रही है जो हमारे अतिबा 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले यूज करते थे वबा के दौरान। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जाफरान, यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है फॉर यूज, जो मैंने पिछली बार भी अभी बताया था लास्ट स्लाइड्स में, कि मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, जनरल प्रमोशन ऑफ हेल्थ,
I am discussing about the general promotion of health during epidemics. तो यहाँ पे आप देख रहे हो immunoregulatory. It is immunoregulatory. It is immunomodulatory. It is proved that this Zafran is immunoregulator. This anar is antimicrobial, antifungal, antiviral. This anar is antiviral, antioxidant. It is proved. And this Imli is proved as analgesic and anti-inflammatory. Halala is proved as antibacterial. Sibr is proved as anti-inflammatory. ये इस स्लाइड में आप एक खुसूसियत देखोगे कि उसी का कंटिन्यूएशन है ये। इसमें जो दवाएं जैसे कि बनफशा आप देख रहे हो, बनफशा के फ्लावर्स यूज हो रहे हैं। बनफशा के फ्लावर्स स्प्रे के तौर पे भी यूज हो रहे हैं और बनफशा के फ्लावर्स इनहेलेशन के तौर पे भी यूज हो रहे हैं और एज अ ओरल ड्रग भी यूज हो रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो मल्टीपल तरीके से यूज करते थे हमारे अतिबाई कराम और वो प्रूव हो चुकी हैं आजकल के ज़माने में कि उनके अंदर वो सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं जो हमें कोविड-19 के दौरान भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 का भी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ की गई, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज़ की गई और इम्यूनोमॉड्यूलेटर को प्रमोट किया गया इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। इसका जो मैनेजमेंट है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 एंटी इन्फ्लेमेटरी थ्रू एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो ये फिर एक और लिस्ट है जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है, जो बुक्स मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करी। उसमें लिखा हुआ है कि बेहदाना का डिकॉक्शन, बेहदाना का जो शांदा यूज किया जाए, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है, जो मोड ऑफ एक्शन और भी अगर हम स्टडी करेंगे तो और मोड ऑफ एक्शंस भी हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, उन्नाब। अभी मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैंने बात करी है फ्यूमिगेशन की। फ्यूमिगेशन के बाद मैंने जनरल प्रमोशन ऑफ हेल्थ की बात करी है। इसके बाद अब मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो अब उसे कौन सी दवा लेनी है, अब उसका उसूल इलाज क्या हो सकता है। तो उसूल इलाज के तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो ये जो दवाएं लिखी हुई हैं, उन्नाब का जो शानदार यूज करना है। अब इसका एक और कॉलम यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सर्च आउट किया है कि उन्नाब के अंदर कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की या उसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है थ्रू दूज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, या उसका जनरल कि उस दवा का मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो इसमें बेट्यूलिनिक एसिड मुझे मिला। बेट्यूलिनिक एसिड के अंदर आप देख रहे हो, जो इसकी स्टडी हुई, इसके बारे में प्रूव हो चुका है कि इट इज एन एंटी प्रोलिफरेटिव ऑन सम इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड आल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसी तरह से सपिस्ता है, खाकसी है, तबाशीर है, तुख्मे काहू है, इनकी जो तरीक़े इस्तेमाल हमारे अतिबाई कराम ने लिखा हुआ है। बहुत सारा जो शांदे के तौर पर हमें यूज करना है, बहुत सारे अलग अलग तरीके इस्तेमाल लिखे हुए हैं। तो उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मैंने स्टडी करी है सबकी, और उनके बारे में एक मोड ऑफ एक्शन जो बनाने की कोशिश करी है कि हमारे अतिबा इनको इस्तेमाल क्यों करते थे। तो जैसे कि मैं बार बार अपने प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ कि कॉन्क्लूसिवली मुझे इस बात को बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अतिबा कराम जो भी दवाएं यूज करते थे वो मोर और लेस मॉडर्न पैरामीटर्स पे या मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को जब हम स्टडी करेंगे तो वो
प्रूव होता है कि दे वर राइट, वो सही थे, वो सही दवाओं को यूज करते थे, और उन दवाओं का इस्तेमाल हम आज के इस प्रेजेंट पेंडेमिक में कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए, और बहुत लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने किया है उनको अभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं। तो हमें इस डायरेक्शन में, एक तो पेशेंट का एस्पेक्ट है कि हमें उन दवाओं को देना चाहिए, और जो भी बीमार हैं उनको उससे फायदा होगा। और दूसरा जो रिसर्च का एस्पेक्ट है, जो मेरी ऑडियंस है या मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट के तहत एक रिसर्च का एस्पेक्ट भी रहता है कि हमें उन दवाओं को प्रूव करना है कि इसके अंदर एक्शन है, और एक्शन वो कैसे हो सकता है। तो हालांकि ये जो रिसर्च है, ये डिफरेंट रिसर्च पब्लिकेशन से और डिफरेंट रिसर्च पेपर से मैंने निकाला है, और मुझे ये पढ़ते हुए यकीन हुआ कि जितनी भी चीजें यूज होती आई हैं वो सब सही हैं। उनके अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, एंटी प्रोलिफरेटिव ऑन सम इन्फ्लुएंजा वायरसेस दिखाई दे रही है। इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं हैं। सारी दवाएं तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इतना मेरे ख्याल से टाइम नहीं है। अब ड्रग्स फॉर इनहेलेशन भी हमारे तिब्बा ने लिखा है, ड्रग्स फॉर इनहेलेशन, और ड्रग्स फॉर पाशोया भी लिखा हुआ है। तो आप ये देख रहे हो कि कितनी सारी दवाएं हमारे लिटरेचर में मौजूद हैं। ये तकरीबन मोरलेस मैंने 10 बुक्स को स्टडी किया, उनके बाद ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। अब मैं जो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ड्रग्स फॉर गार्गल, नुतूल एंड तकमीद भी लिखा हुआ है, वबा के दौरान, हुमियात वबाई के दौरान या नज़ला वबाई के दौरान। उसके बाद अब मैं अपना एक रिसर्च एस्पेक्ट पेश करना चाह रहा हूँ कि हमने जो बहुत सारी दवाएं हमें मिली, उसमें से कुछ दवाएं सिलेक्ट करी। यू कैन सी हियर इन दिस स्लाइड दैट वेरियस ड्रग्स सच एज बेहदाना, सपिस्ता, खाक्सी, अबुलास, तबाशीर, तुख्मे काहू, एलवा, ज़ाफ़रान have been mentioned in literature for oral use in cases of waba in the form of decoction. These herbal drugs show significant pharmacological activities such as anti-inflammatory, antioxidant, anti-proliferative, antimicrobial, and therefore show good results in epidemics. ठीक है, तो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि ये सारी दवाएं और बहुत सारी दवाएं जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताई हैं, वो सारी दवाएं यूज की जाती थी। उनके फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटीज प्रेजेंट सिनेरियो में हमें मिली हैं, वो एज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रूव हो चुकी है, एंटीऑक्सीडेंट भी प्रूव हो चुकी है, एंटी प्रोलिफरेटिव भी प्रूव हो चुकी है, एंटी माइक्रोबियल भी प्रूव हो चुकी है। तो इसीलिए हम उनको उस दौरान यूज करते थे और इस दौरान यूज करते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ये जो दवाएं हैं उनके फोटोग्राफ्स शो किया है। दिस इज तबाशीर, दिस इज बांस, इससे तबाशीर निकलता है। दिस इज एलवा, दिस इज जाफरान। जाफरान का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है इस कोविड-19 के दौरान। दिस इज बेहदाना, बेहदाना, दिस इज तुख्म कासनी। Now I come to this my this paper, research paper, जिसमें मैंने स्टडी किया। जैसे कि डिफरेंट टाइप की स्टडीज होती हैं, इन सिलिको स्टडीज होती हैं, इन विट्रो स्टडीज होती हैं, इन विवो स्टडीज होती हैं, क्लिनिकल स्टडीज होती हैं। जैसे कि हम आप सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट व्हाट क्लिनिकल स्टडीज इज, क्लिनिकल पेशेंट्स पे की जाती है। और इन विवो स्टडीज जो हम एनिमल्स पे करते हैं, एनिमल स्टडीज होती हैं, इन विट्रो स्टडीज होती हैं। तो इसी तरह से इन सिलिको स्टडीज होती हैं, टॉकिंग स्टडीज होती हैं, जिसमें हम बाइंडिंग पैटर्न देखते हैं। बाइंडिंग पैटर्न, ये जो रिसर्च का पाथवे है अभी ये काफी नया है, और इसको आजकल बहुत सारी जगह यूज किया जा रहा है ड्रग डेवलपमेंट में।
स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्ट हम एनिमल स्टडीज पे नहीं जाते हैं और स्टार्टिंग इससे करते हैं। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स के जरिए से किया जाता है और इसके लिए काफी महंगे सॉफ्टवेयर्स परचेज करने पड़ते हैं, उसके बाद हम इन स्टडीज को कर पाते हैं। तो इन फोटोग्राफ्स को दिखाने का मकसद ये है कि इसमें जो बहुत सारी दवाएं मैंने अभी आपके सामने दिखाई पिछली स्लाइड्स में, खास तौर से जो मैनेजमेंट के तौर पर, मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 के तौर पर यूज होती थी, मैनेजमेंट ऑफ वबा के तौर पर यूज होती थी। हमारे जो अतिबा इकराम ने लिखा था, ओरल ड्रग्स खास तौर से, उन दवाओं में से कुछ दवाएं, कुछ खास दवाएं मैंने चूज करी और उन खास दवाओं पे रिसर्च किया। उन खास दवाओं पे रिसर्च करने के बाद मुझे क्या पता लगा, ये जो रिसर्च कौन सा किया, इन सिलिको स्टडीज, डॉकिंग स्टडीज। इसमें आप देख सकते हो क्योंकि रिसर्च एस्पेक्ट है, तो द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ गैलिक एसिड विद सार्स कोरोना वायरस एम प्रो, इसमें बाइंडिंग पैटर्न स्टडी करते हैं कि सार्स कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर लेके और जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे गैलिक एसिड है, गैलिक एसिड किसी दवा में है, उन दवाओं में से जो हमारे अतिबा इकराम ने लिखी हैं, तो उन दवाओं को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उनकी बाइंडिंग शो करने की, बाइंडिंग को देखते हैं कि बाइंडिंग पैटर्न किसका अच्छा है। तो इसमें हमें जो मिला है, जो रिजल्ट मिला है, तो क्योंकि सारी दवाओं की हम स्टडी एक साथ नहीं कर सकते थे, तो हमने सिर्फ 4-5 दवाएं ली हैं। तो उसमें से हमें हब्बुल आस का जो बाइंडिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा मिला है, हब्बुल आस का। You can see here that this A is structural representation of the protein in complex with gallic acid, and B is gallic acid blocking the binding pocket, and C is this one is C, making key polar interactions with the functionally criteria critical residues of SARS-CoV-2 M-Pro। तो कहने का मतलब ये है, ये फोटोग्राफ दिखाने का मकसद ये है कि इन स्टडीज के बाद भी ये प्रूव हुआ है, जब हमने बाइंडिंग पैटर्न स्टडी किया उस सार्स कोरोना वायरस 2 को लेके, कोविड-19 का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर लेके, और अपने जो दवाएं हैं उनके जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इंडिविजुअली स्टडी किया, तो हमें उस रिसर्च के बाद भी काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले हैं। और ये स्टडी बहुत ही हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश भी हुई है, क्योंकि इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स थे। तो इसी वजह से कोई भी हाई इम्पैक्ट जर्नल इस टाइप की स्टडीज को पब्लिश कर लेता है। तो इस प्रेजेंटेशन का मकसद, जो कि मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि हमारे जो लिटरेचर है वो भरा पड़ा हुआ है बहुत सारी दवाओं से, चाहे वो फ्यूमिगेशन के लिए हो, धुनी के लिए, चाहे वो स्प्रे के लिए हो जिसको हम छिड़कना बोलते हैं, चाहे वो इनहेलेशन के लिए हो, चाहे एज अ फॉर मैनेजमेंट हो, चाहे वो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स के हिफ्ज़ में तक़द्दुम के लिए है। तो ये लिटरेचर हमारी बुक्स में मौजूद है, जिनका इस्तेमाल हमारे कुछ अतिबा इकराम कर रहे हैं और उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो एज अ student, as a assistant professor of this National Institute, I can see many of our physicians are treating this COVID-19 symptoms in a very good manner. And as a researcher, I can see various aspects of various researches which prove that our drugs are of antimicrobial, anti-proliferative, anti-inflammatory, and in this research also you can see that the binding pattern, although हम सबको ये जो ऑडियंस है, मुझे लगता है कि ये बाइंडिंग पैटर्न अभी सबके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इन सिलिको स्टडी का बाइंडिंग पैटर्न है, लेकिन बताने का मकसद और दिखाने का मकसद ये था कि ये बाइंडिंग पैटर्न से भी हमें प्रूव हुआ है कि हमारी जो दवा है वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है
और अगर हम उसे आगे स्टडी में डालें, जैसे क्लिनिकल स्टडीज करें या एनिमल स्टडीज की जाएं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं अगर हम इन दवाओं को लेके रिसर्च करें। तो इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि रे ऑफ होप फॉर कोविड-19, हमारी जो दवाएं हैं वो उम्मीद की किरण है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो चाहे वो हम रिसर्च की बात करें, तो हमें उन दवाओं को लेके स्टडी करके रिसर्च भी करना है। मेरे ख्याल से मेरे जो ऑडियंस है वो अद्विया के पीजी स्कॉलर्स भी हैं, तो उन दवाओं को लेके वबा के दौरान जो यूज की गई हैं, नज़ला वबाई में या हमियात वबाई में भी फ्यूमिगेशन के तौर पे भी जो यूज की गई हैं, उनकी भी स्टडी हम कर सकते हैं एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रूव करें, उनकी एंटी माइक्रोबियल डिफरेंट स्टडीज कराएं कि कौन से माइक्रोब्स पे वो इफेक्ट कर सकती है, कौन से माइक्रोब पे वो इफेक्ट करती है। तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने ये आपके सामने पेश किया। ऑलमोस्ट इट इज डन नाउ। दीज आर वेरियस बाइंडिंग पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, जिसकी मैंने रिजल्ट आपको बताया कि डिफरेंट बाइंडिंग पैटर्न जब हमने स्टडी किए उसके बाद हमें ये मिला कि हमारी जो दवाएं हैं उनमें से खास तौर से बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती हैं। ये तो एक इंडिविजुअल रिसर्च है, इस तरह से बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और होनी चाहिए। सो इट द ड्रग्स फॉर वबा एपिडेमिक can be a ray of hope for COVID-19. Thank you. Over to you, Dr. Tanvir. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर दिस एलैबोरेटिव एंड सूथिंग लेक्चर। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से महसूस किया इसको, और खासकर जो पीजी स्कॉलर्स जो अद्विया डिपार्टमेंट के हैं हमारे यहाँ, उनके लिए भी। अब क्वेश्चन का एक सिलसिला चलेगा, तो मैं सबसे पहले हमारे साथ जो वो फैकल्टीज जुड़ी हुई हैं नाईएम से, दूसरे दीगर इंस्टीट्यूशन से, साथ में डिप्टी डायरेक्टर हैं रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कोलकाता से, यूनुस मुंशी साहब, उनका भी खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आता हूं कि आपने क्वेश्चन रेज किया था। मैं वेलकम करता हूं कि आप इसमें जुड़े, और मैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आपका था वो पूछें। Thank you very much, Dr. Tanvir. My salams to everybody. Good evening, good afternoon. Sorry, Dr. Shamsi साहब, बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया आप. It was a good presentation, and since you are from a premier institution of Unani medicine, you are from a premier institution of the Unani medicine, which leads the country to through with its faculty and students also. मैंने देखा है कि NIM से जो स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, दे आर वेल रेड, वेल वर्सड, उनका रिसर्च एप्टीट्यूड उनका बहुत अच्छा होता है, एंड क्रेडिट गोज टू टीचर्स। ये नहीं है कि स्टूडेंट खाली कुछ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। मगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा हटके है, क्या चूंकि आप सैदुल्ला से ताल्लुक रखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सैदुल्ला, जो ड्रग डेवलपमेंट जिसका मेन मकसद है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चलती है ड्रग डेवलपमेंट में, क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने सैदुल्ला में, यूनानी मेडिसिन में? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मतलब जैसे कि मैंने ये बाइंडिंग पैटर्न आप बताया है, दिखाया है इन सिलिको स्टडीज का, तो ये भी एक वही, मेरे ख्याल से आप वही चीज कहना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स के जरिए से जब हम बाइंडिंग पैटर्न को स्टडी करते हैं ड्रग डेवलपमेंट में, तो एक पार्ट है। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन यही है। जी, how can we use this technology for the development? हाँ, yes, you are audible. Basically, my question is that how can NIM help us to integrate the latest technology in the development of drug, number one, but the temperament also of the drug should be taken care of. ये भी चीज है, हमें खाली ड्रग डेवलपमेंट नहीं करना है, फाइटोस्टिकल्स पे काम नहीं करना है, बट इट इज द टेम्परामेंट, बिकॉज वंस यू गो फॉर द फाइटोस्टिकल्स यू चेंज द टेम्परामेंट। जो मेडिसिन का ड्रग का टेम्परामेंट होता है वो बिल्कुल चेंज होता है फाइटोस्टिकल लेने से। तो उस लिहाज से क्या कर सकते हैं हम? इज देयर एनीथिंग, एनी प्लान?
उस लिहाज से सर जैसे कि हमारी जो स्टडीज हो रही हैं, ये तो मैंने स्टडी एक डिफरेंट एस्पेक्ट की बताई है जो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया के कोलेबोरेशन में करी है, क्योंकि ये वाले सॉफ्टवेयर्स हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को हम यूज भी नहीं करते हैं डायरेक्टली। तो कोलेबोरेशन के साथ मैंने स्टडी करी है कि उन्हें मैंने बताया कि हमारे यहाँ ये दवाएं यूज होती आई हैं वबा के दौरान, और इन दवाओं को हम आगे अपने रिसर्च एस्पेक्ट में बढ़ावा दे सकते हैं और रिसर्च के तौर पर उनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप की स्टडीज होती, चाहे वो क्लिनिकल एस्पेक्ट होगा। वो एक बात की बात है, क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट में अभी हमें परमिशन नहीं मिल रही थी वेरियस जगह, आपको भी मालूम है, क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज के लिए हमें हॉस्पिटल्स परमिट नहीं कर रहे थे ज्यादातर। तो हमने इनिशियली इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ अच्छी जहां जो लैब्स हैं जो इन स्टडीज को परफॉर्म करती हैं, जिनके पास ये सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स बहुत ही कॉस्टली हैं और वो इनको रेगुलरली ड्रग डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो उन्होंने इस स्टडी को किया है मेरे साथ मिलके। मेरा सपोर्ट उसमें यही था कि मैंने उन्हें सारी दवाएं वबा के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो ढूंढ के उन्हें दी। उसके बाद उन्होंने इन सिलिको स्टडीज को परफॉर्म किया और ये एक हद तक उन्होंने रिजल्ट में लिखा है कि ये दवाएं फ्रूटफुल हो सकती हैं। अब जैसे कि आपने मिजाज की बात करी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यूनानी सिस्टम मेडिसिन मिजाज को न छोड़ सकती है और न छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक फंडामेंटल है। तो उसकी बुनियाद पे हमें इन दवाओं का हालांकि हमने इन सिलिको स्टडी कर ली है और हमें फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिले हैं, तो हम इन दवाओं को आगे क्लिनिकल स्टडी में ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा उसके बाद डॉक्टर साहब मेरा एक मशवरा सजेशन था। जी सर। क्योंकि बेंगलोर इज द हब ऑफ आईटी का हब है बेंगलोर। क्या किसी आईटी फर्म से टाई अप करके हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। आईटी हब है, देखिए बेंगलोर इज आईटी हब। तो कोई भी आईटी फर्म जो है उसके साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, अलोन यू कांट डू एनीथिंग। हर एक का अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होता है, हमारा अपने फील्ड में है, उनका अपने फील्ड में है। So by collaborating with them, can't we go ahead with some good initiatives? Yes, we can go. We can go. जिसपे आपको प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। Ministry of Ayush is having lot of funds. Ministry of Ayush is having lot of funds. Yes sir, yes you can get funds for that also. Yes, but can it happen? क्योंकि आप ड्रग डेवलपमेंट के साथ ही ताल्लुक रखते हैं, can we do it? Yes sir, हो सकता है बिल्कुल। इंटीग्रेटेड रिसर्च में हमें जाना चाहिए और हम जा सकते हैं कोलैबोरेटिव रिसर्च में, क्योंकि अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इसको प्रमोट कर रही है कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट जो लें वो इंटीग्रेटेड लेवल पे लें। जैसे कि मैं एक यूनानी का बंदा एज अ को पीआई बन जाऊं, या कोई हमारे साथ पीआई जो मॉडर्न के लोग हैं या जामिया मिलिया के लोग हैं, या नर्स यहाँ पे बेंगलोर में जो लैब्स हैं, अच्छी लैब्स हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स इस टाइप के लिए जा सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको प्रमोट कर रही है और देना चाह रही है, अगर हम वहां पे अच्छे प्रोजेक्ट सबमिट करें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे। आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे टू NIM and let us hope we meet together. Thank you very much. Thanks a lot. Okay, welcome sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. थैंक यू सर सवाल पूछने के लिए। मेरा एक सवाल था सर कि एज पर इन सिलिको स्टडीज कंसर्न, like docking and binding has been done over there, do we have any space for basic Unani tools for in this research, like Mizaj and consultation of Unani things? नो डॉक्टर तनवीर, अभी इस टाइप का तो नहीं है, क्योंकि हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर, कंटिन्यू। हाँ, अभी डॉक्टर तनवीर अभी इस टाइप का तो कोई पैटर्न मेरे सामने नहीं आया है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स उन्होंने बनाए हैं अभी वो मॉडर्न बेस्ड ही सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें वो किसी भी वायरस का स्ट्रक्चर लेके या किसी भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लेके उसका बाइंडिंग पैटर्न देखते हैं जो भी, और बेसिकली उसमें से भी जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे गैलिक एसिड मैंने बताया, गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर लेके देखेंगे और उसको बाइंड करके देखेंगे कि वो बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी क्योंकि ड्रग डेवलपमेंट में हम उस तौर पे इसको यूज कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली, जैसे कि यूनुस मुंशी सर ने बताया कि हम
इसको एज अ होलिज्म नहीं ले सकते, मतलब एज अ कंप्लीट ड्रग नहीं ले सकते, क्योंकि कंप्लीट ड्रग की स्टडी हर्बल ड्रग्स में, जैसे कि आपको भी पता है, हर्बल ड्रग्स के एक एक दवा के अंदर डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब 50-50 फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक एक दवा में होते हैं, जिनको इंडिविजुअली स्टडी किया जा सकता है बाइंडिंग स्टडी के तौर पे, मतलब एक कंप्लीट ड्रग स्टडी नहीं किया जा सकता। तो हम उसमें क्या चीज अपनाते हैं, क्या क्या पाथवे लेते हैं, उसमें पाथवे हम वही लेते हैं कि जैसे कि एक दवा है, उसके अंदर बहुत सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की हम स्टडी करते हैं। उन स्टडी के बाद अगर हमें पता लगता है कि ये पर्टिकुलर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इस पर्टिकुलर डिजीज में फ्रूटफुल हो सकता है, तो उस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का बाइंडिंग पैटर्न लेते हैं। जैसे अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा की हमें किसी डिजीज में जरूरत है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पेसिफिकली वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हम लेते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रूव हो चुका हो, तो उसके बाद हम स्टडी करते हैं। लेकिन ये स्टडी एक मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बेसिक स्टडी हो सकती है, हम इस पे फाइनल कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं दे सकते एज पर द कंसेप्ट ऑफ यूनानी सिस्टम मेडिसिन, तो उसके लिए हमें आगे स्टडीज करनी पड़ेंगी। यस तो सर इससे रिलेटेड एक सवाल और था कि जो सेफ्टी पैरामीटर है वो कैसे असेस जी। कर पाते हैं हम इसमें इन सिलिको में? सेफ्टी पैरामीटर्स भी हम इसमें असेस नहीं कर पाते हैं। ओके ओके। एक सवाल ये था सर कि जैसे 2 स्टडी और जहीर साहब ने आरआरएम चेन्नई ने। जी सर। जी जी। तो बेसिकली ये जो इन सिलिको होता है, दिस इज इन विट्रो स्टडी, दिस इज इन विट्रो स्टडी एंड यू डोंट नीड टू हैव, उसके बाद एनिमल स्टडी आता है, दिस इज द इनिशियल फेज। इसके बाद एनिमल स्टडीज आते हैं जहां आप सेफ्टी इवैल्यूएशन कर लेते हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं जहां पे ह्यूमन सेफ्टी इवैल्यूएशन होती है। सो दिस इज द बेसिकली, ये जस्ट आपको आइडिया दे देता है कि आपको किस तरफ जाना है। जो इन सिलिको है, इट इज इन विट्रो स्टडी, इट इज नॉट इन विवो आल्सो, इट इज इन विट्रो स्टडीज। सो दैट्स व्हाई वी कांट से दैट we can go, but main चीज इसमें यही हमारा डेफिसिट होता है that we don't have the temperamental जो बेसिस है हमारा, उसका ख्याल नहीं होता वो, that this is simply antibacterial activity of the plants। और मुझे लगता है कि every plant is having, क्योंकि हर एक प्लांट में अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, अपना जर्म्स एंड बैक्टीरिया से लड़ने का हार्मोन एंजाइम्स होते हैं। सो नेचुरली ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स हैव द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इवन स्टेरॉइड्स भी होते हैं, हर एक प्लांट में अपने स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइडल एक्टिविटी, फाइटोस्टेरॉइड्स भी होते हैं, दे हैव देयर ओन एक्टिविटी। सो टू टेक दिस and take temperament for this, we are using phytoconstituents that can't represent your whole herb। So this is just a idea, जैसे इन सिलिको या इन विट्रो स्टडीज से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है कि which is the direction we have to take on। उसके बाद इन विवो जब ले लेते हैं तो उसमें फिर एनिमल स्टडीज होती हैं। these are the things which we should take care of। Since you both are from premier institutions, आपका भी पीजी शुरू हुआ है, तो पीजी से ये होता है, पीजी स्टूडेंट को आप कोई भी काम दे दीजिए, वो बहुत खुशनसीबी से करता है, हमें तो परमिशन लेना पड़ता है बहुत ऊपर से, और 3-3, 4-4 महीने फाइल वहीं पे पेंडिंग रहती है। बट यू डोंट हैव दैट दोज प्रॉब्लम्स, इवन एनआईएम इज नॉट हैविंग दैट प्रॉब्लम, एंड यू आपके तिब्बत कॉलेज का भी वो प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस सच स्टडीज इन पीजी एट पीजी लेवल, नथिंग डूइंग, ऐसा तो ये है। सर ये मैं समझना चाह रहा था शारिक सर कि जहीर साहब की भी 2 स्टडी हुई थी, या कि अरबा पे शायद या वबाई पे, और एक अर्के अजीब पे इन सिलिको स्टडी। तो आपकी जो स्टडी इन सिलिको है, दोनों में सिर्फ ड्रग डिफरेंस है या कुछ बेसिक प्रोटोकॉल डिफरेंस भी आया उसमें? हाँ, इसमें मैंने जो ड्रग्स लिए वो अलग हैं और उनकी जो ड्रग्स हैं वो अलग हैं। मैंने कुछ, जैसे आपके सामने अभी प्रेजेंट किया, बहुत सारी मुझे मुफरिदात मिली वबा के दौरान इस्तेमाल जो की जाती थी, उनमें से मैंने 5-6 दवा ली हैं, उनके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी किया है मैंने। तो उनकी जो दवाएं हैं वो अलग हैं। वो कंपाउंड फॉर्मुलेशन आप बता रहे हो, तो उन्होंने डायरेक्टली कंपाउंड फॉर्मुलेशन पे किसी तरह किया होगा, उनकी स्टडी मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन मेरी स्टडी अलग है। जी सर, एक सवाल था, मुंशी साहब भी जुड़े हुए, आप भी हैं, कि शुरू में जब कोविड आया तो फिर पहला जो हमारे पास रिकमेंडेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, उसमें जो निशानदा था जिसमें उन्नाव, बहिदाना और सपिस्ता थे,
जो नज़ला हार या वबाइया जी के तौर पे इसका इस्तेमाल वो स्पेनिश फ्लू के दौरान हुआ था। मेरा ये सवाल ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन है ऐसी जिसका एविडेंस है हमारे पास कि कभी गवर्नमेंट ने इसको प्रोपगेट किया था इस तरह से, इनको इस्तेमाल करें। बुक का कनेक्शन तो मिल जा रहा है हाजिक से। बेसिकली ये बुक से ही लिया गया था, बिकॉज उस टाइम उतना टाइम ही नहीं था दैट यू विल गो फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स और यू विल गो फॉर द क्लिनिकल स्टडीज। उस टाइम में जो भी आपके बुक्स में मेंशन था वही यूज किया गया, चाहे वो आयुर्वेदा ने किया, बिकॉज आयुर्वेदा प्रोपेगेटेड I-64 दैट वाज ऑलरेडी इन द मार्केट एज एंटी मलेरियल ड्रग। उसी को उन्होंने फिर प्रोपेगेट किया फॉर द कोविड आल्सो। तो उस वक्त इतना ये मौका ही नहीं दिया पेंडेमिक ने कि आप पहले क्लिनिकल ट्रायल कर लें, उसके बाद रिजल्ट्स लेके आ जाए और उसके बाद शुरू हो जाए। तो उस टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती थी कि समथिंग शुड बी देयर व्हिच कैन बी गिवन टू द कॉमन पीपल एंड वी कैन गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। तो उसके बाद थोड़ा सा स्टडीज हुई, जैसे आप कहते हैं, मतलब जहीर साहब का के स्टडीज हैं या बाकी लोगों की भी यूनानी में बहुत सारी स्टडीज हैं कि त्रियाक वबाई को लेके क्लिनिकल ट्रायल्स या जो हमने जोशांदा दिया है उसका डाटा फिर जमा किया गया है, कितने इफेक्ट हुए और कितने इफेक्ट नहीं हुए उसका डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। हमारे आजकल भी जो हम दे रहे हैं वी आर सबमिटिंग गूगल फॉर्म ऑनलाइन और डाटा वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है। बट दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आप 2 महीने 3 महीने के अंदर क्लिनिकल ट्रायल फिनिश नहीं कर सकते हैं। इट टेक्स years together to establish a drug for a certain disease. It takes years together. So to expect that something will come out in a hurried manner, that doesn't suit the research also, that doesn't suit the scientific community also. थैंक यू सर। एक मेरी तरफ से आखिर क्वेरी थी, बहुत ही एक्सटेंसिव लेक्चर इस सेंस में कि आपने मुफरद ड्रग पे और फिर उसकी रिसर्च और जो कोर्स थे खास करके दवाओं के इससे रिलेटेड और फिर दवाओं का डायरेक्ट उनके यूज का तरीका, इतनी सारी मुफरद दवाएं, मुरक्कब दवाएं, फिर उसके साथ साथ रेजिमेंट्स हैं। इन जनरल स्पेसिफिक आई एम नॉट कंसर्निंग विद द स्टूडेंट्स एनी इंस्टीट्यूशन, इन जनरल क्या वजह रह जाती है या रह गई कि एक फाइनल कंक्लूसिव आउटकम पे हम लोग नहीं आ पाए, कोई चीज कह सके कि हाँ इसको सारे कॉलेजेस इस्तेमाल करें या हमारे जितने भी यूनानी के आउटलेट्स हैं वहाँ पे या फिर जितने भी प्रैक्टिसिंग हमारे जो वो है PSC CSC पे हम इसको रिकमेंड नहीं कर पाए, इसकी वजह क्या रही? असल में डॉक्टर तनवीर, इसकी वजह तो यही कह सकते हैं, हालांकि हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, हम अपने इंस्टीट्यूट की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल एक तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से डायरेक्टली हम लिंक रहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो भी हमें रिकमेंडेशन दे रही थी तो हम उसी को डायरेक्टली फॉलो कर रहे थे और कर सकते भी हैं। इंडिविजुअल लेवल पे जो चीजें होती हैं वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट रहता है कि उसमें लोग कभी उन्नाब सपिस्ता बेदाना यूज कर रहे थे, कभी दूसरी दवाएं यूज कर रहे थे। तो इसका एक जो दूसरी वजह हो सकती है कि हम कलेक्टिव बहस नहीं करते हैं या इस टाइप के मीटिंग्स नहीं करते हैं जिससे हमें एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो इस ताल्लुक से आपका ये वेबिनार काबिले मुबारकबाद है। मतलब इन सारे जराए से हम ये एक कंक्लूसिव थीम पे पहुंच सकते हैं, एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम सबको मिलके क्या करना चाहिए और कौन सी दवाएं ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। तो जो अच्छे यूनानी फिजिशियंस हैं वो यूनानी फिजिशियंस अपने रिकमेंडेशंस करें और हम जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू। इसकी एक बेसिक वजह यह है कि हमें तो कोविड पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाने दिया। इट वॉज टोटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में था। आपको जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल्स में भी, इवन इन वेस्ट बंगाल, आई एम हेडिंग द यूनिट हियर, मैं गया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास to have access to COVID patients, they categorically refused, नहीं करने दिया। वरना कुछ ऐसी दवाइयां होती जिनको हम ट्रायल पे ले लेते एंड वी कुड हैव कम आउट विद सम किसी नतीजे पे हम पहुंच जाते। लेकिन जब आपको दिया ही नहीं गया, चांस ही नहीं दिया करने के लिए, आपको सिर्फ यू आर मेड फॉर द प्रिवेंटिव केयर ओनली, आपको सिर्फ प्रिवेंटिव केयर के लिए ही ये रखा गया। वैसे आयुष तो है ही प्रिवेंटिव केयर के लिए, मेजर थ्रस्ट प्रिवेंटिव केयर पे ही होता है, क्यूरेटिव तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ही होती हैं ज्यादातर हमारे पास। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रूल बना लिया कि नो, it is only the matter of the allopathic people and Ayush has will be having no access to the COVID
हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स, नेचुरली आप तो हैंडीकैप हो जाते हैं, यू कांट गो फॉर द ट्रायल्स, यू कांट गो फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। अब फिर आप वायरस कहाँ से लाएंगे, वो एनिमल्स में इंड्यूस करेंगे, उसके बाद उनमें ट्रायल करेंगे, तो वो दैट इज नॉट इजी जॉब, दैट इज नॉट द इजी जॉब। और वो वायरस भी दे देंगे, कौन देगा आपको? शुक्रिया सर। से ऑडियंस से अगर कोई सवाल हो तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर का एक और भी एंगेजमेंट है, तो जल्दी में अगर कोई पूछ सकते हैं तो पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थोरो और सूथिंग, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा, इस सेंस में एब्जॉर्बिंग था इसके लिए, और साथ साथ जो एलोबरेशन, जो थ्योरेटिकल एलोबरेशन, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ जो रिसर्च है वो आपने शेयर किया। बहुत ही अच्छा। इस सीरीज में ये 6वां लेक्चर था जिसमें कोविड के रिलेटेड सारी चीजें हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, और ये चूंकि हम रिकॉर्ड करके फिर वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी डालते हैं, और जाहिर सी बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के थ्रू टाई अप है, तो उसमें भी ये चीज़ें हम लिंक, वीडियो का लिंक और उसके डिटेल सारे लेक्चर के, वो भी हम गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो बाद में भी उम्मीद करते हैं लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका खास के एक्सेप्ट किया आपने, और बहुत बिजी शेड्यूल NIM का ये वीक ऐसे भी चल रहा है, उसके बाद आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुंसे साहब का, और बहुत सारी सीनियर फैकल्टी जैसे प्रोफेसर नसरीन जहां मैम हुई, प्रोफेसर आबिद अंसारी साहब हो गए, डॉक्टर नायाब सर हो गए, इसी तरह से अरशद जमाल साहब हो गए, एहसान रऊफ साहब हो गए, डॉक्टर मोहम्मद यासिर जो जुड़े इस प्रोग्राम में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग कोविड से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे सबसे मुलाकात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you.